और मैं अब बड़े इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ एक दृष्टांत सुना करके आपको उनके आमंत्रण में मैं एक आपको दृष्टांत सुना देता हूँ। एक बार मैं और लव यादव और अरुण जैमिनी जी हम एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक कुआं पड़ा, उसके बराबर में साधु महाराज बैठे थे। तो साधु महाराज ने हमें बताया कि इस कुएं की एक विशेषता है, इसमें आप जो बोलो उसका आपको जवाब वापस आता है। तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो पहले लव यादव गया, इसने अपना नाम बोला लव यादव, तो मित्रों कुएं से जवाब आया लव यादव। उसके बाद मैं गया, मैंने अपना नाम बोला प्रशांत अग्रवाल, तो कुएं से मित्रों जवाब आया प्रशांत अग्रवाल। इसके बाद अरुण जैमिनी गए, इन्होंने अपना नाम बोला अरुण जैमिनी, मित्रों कुएं से कोई जवाब नहीं आया। हमने साधु महाराज से पूछा कि ये क्या बात है, इसमें लव यादव का जवाब आता है, प्रशांत अग्रवाल का जवाब आता है, अरुण जैमिनी जी का जवाब नहीं आया, इसका क्या कारण है? आपको लगे एक बड़े कवि की बड़ी भूमिका मैंने बना दी हो तो आपकी बड़ी तालियों में उन्हें बुलाना। साधु महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में लव यादव का कोई जवाब हो सकता है, इस दुनिया में प्रशांत अग्रवाल का भी कोई जवाब हो सकता है, लेकिन अरुण जैमिनी अपने आप में लाजवाब शख्सियत हैं। मैं चाहता हूं एक बार जरा जोरदार तालियां आप बजाएं। अरुण जैमिनी जी आए, अपना जितनी देर आप चाहें उन्हें सुने। पहले तो मैं मनमोहन मित्तल जी का और बांके बिहारी परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत मन से उनका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। अब इसकी बात कर लें, पता नहीं कौन सा कुआं था। नहीं, हमारे हरियाणा में ऐसे कुएं नहीं होते। वो एक पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहाँ जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झांका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झांका, कुछ मांगा। जब पत्नी मांग रही थी वो कुएं में गिर गई। तो पति बोला आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। खैर, जिस उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरा एक अनुरोध आपसे बस ये है, 15 अगस्त के दिन हम इसे त्योहार की तरह मनाएं, ना कि छुट्टी की तरह। बहुत अच्छे। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा त्योहार यही है, आज़ादी का त्योहार है। और एक दीपक, एक दिया अपने आंगन में वीर शहीदों के लिए जरूर जलाएं। देशभक्ति की बात आज बहुत हो ही गई है। मैं भी एक कविता आपको सुनाता हूँ उसी संदर्भ की। क्या है कि कारगिल युद्ध के बाद मैंने एक कविता लिखी थी। कारगिल वैसे वीर रस का विषय है, लव का विषय है, या फिर करुण रस का विषय है, निकुंज जैसे गीतकार का विषय है। तो मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है, एक मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। एसपी बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज़्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। एसपी बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला भाई तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बुलाया, बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला सब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो एसपी बोला मेजर से देखो इसे कहते हैं साहस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हर जगह का राज कौशिक जी अलग अलग साहस होता है। अच्छा, जब ये मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, ये अपने आप अपने आप ही बने, अगले को किसने बना? चुनाव भी लड़ा तो भाई अकेला ही उम्मीदवार था। पर ये बता दूं जी मैंने व्यंग पे लगाया है। ये बताना भी आजकल जरूरी है, वरना कौन कब किसको पाकिस्तान भेज दे कोई भरोसा ही नहीं होता आजकल। तो जब अपने आप बन गया तो भाई ने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया पाकिस्तान में। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने ऑफिसर को बुलाया, मैंने क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा?
बोले जी ये ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। भाई बारीक व्यंग है, वाह 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 वाह। तो कारगिल जैसी घटना से एक हास्य की कविता आपको सुनाता हूं। स्वागत दादा, स्वागत। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, खिलाड़ी हो या अध्यापक, नेता हो या व्यापारी, अध्यापक हो या अधिकारी, सब तरह खिलाड़ी। बिल्कुल कविता एकदम दिमाग से निकल गई क्योंकि बहुत दिनों बाद सुना रहा हूँ। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, खिलाड़ी हो या अधिकारी, भिखारी हो या अध्यापक, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। भाई वाह 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 वाह। इतना कहकर जैसे उसने उसकी जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, अतुल जी कवि बड़ा खतरनाक होता है, आपको तो खैर पता ही है। कवि खतरनाक होता है। अभी कुछ दिन पहले एक बात है, हवाई जहाज से आ रहे थे, सज्जन बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा वो निहत्था जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके हैं। तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके। और क्या ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। वाह 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 वाह। अबे मूर्ख हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। तुम्हें ना बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा
तो सैनिक बोला, मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार, ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला, क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जाने तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग, एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा, लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। वाह 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 वाह। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई जी। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। क्रम टूट जाएगा मेरा, और कुछ नहीं जी, शुक्रिया जी। हाँ जी, एक सैनिक को गलती से एक नेता खून चढ़ गया, ठीक होते फ्रंट के बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला, अच्छा यही है वो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है? अफसर ने कहा द्रास। वो बोला, क्या का मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के दोनों हाथ जोड़ दे। और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पर चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद होगी लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन कविता की अंतिम पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त। बहुत अच्छे। अरे दादा एक कविता और, एक कविता और, ऐसे थोड़े। बहुत लंबी कविता है वो। ये देखो, ये आदमी ठीक है। हाँ वो सुनो यार, जो नहीं सुनी हुई वो सुनो ना, वो ज्यादा ठीक है। हाँ नहीं, हरियाणा की तो अभी वो वैलेंटाइन डे का जिक्र कर रहा था ये R.K. शर्मा। नहीं, वो वैलेंटाइन वाला पूरा पखवाड़ा होता है, आपको पता है? हाँ, पहले 7 दिन चलते हैं वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। सच में वो चॉकलेट डे से, रोज डे से शुरू होके और ब्रेकअप डे तक। तो उसमें आता है एक प्रपोज डे,
वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वाह वाह वाह। नहीं, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो हमारा प्रेम का मामला ऐसा ही है जी। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं। अच्छा, हरियाणा में देखो नौकर काम वही कर, डॉक्टरों को तो जाना है। मुझे एक बच्चा वो खेलता रहता था रवगत, तो एक ने कहा रवगत खेलता रहता बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। वह जिंदाबाद, वाह, वह गजब है, गजब है। अगला अंतिम तैयारी तक कर बैठा भाई। वाह वाह वाह। और डॉक्टर भी वहाँ वही डॉक्टरी कर सकता है जो हरियाणा का ही हो, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखो उसको दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दफा नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोला ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं जी, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या जी, उसकी तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। चलिए प्रेम की बात चले तो मैं आपको हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत। आज निकुंज ने इतने बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए हैं, प्रेम की बहुत सारी बातें हुई हैं। पहले कवि से शुरू हो गया था आज प्रेम का मामला। हाँ, मैं हरियाणा का प्रेम तो ऐसे ही है जी। आप ये देखिए मैंने सौंदर्य वर्णन कैसा किया है। एक लड़की पंथ की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। ये कह रहे एक बार फिर से आपको बताऊं, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होती हैं ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं। वो बताते रहते हैं रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था। पंडित जी ने अंगद से कहा अंगद तू रावण से कह कि हे रावण, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तैने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। गजब है, गजब है। हाँ, वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोडवेज की बस में चढ़ी। वह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सरको, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं
और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के, और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले। नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई, पर उनका प्रेम चल पड़ा। एक दिन दोनों गांव से दूर बैठे थे, तो लड़का बोला, दिखा है ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से है ना। भाई हरियाणा के आदमी ने तालाब झील तो देखी नहीं, तो आदमी तो उपमाएं वहीं से लगा जो उसने देखा है। ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से है ना, जी करैसन में डूब जाओ। पर मैं क्या करूं, मैंने तो बापू से पहले ही कही थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली, रे क्यों आकाश में बांध धर रहा है, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। बोला, के करूं, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोल ले तो विस्फोट, ना बोल ले तो कालजे में चोट। लड़की बोली, रे इन बातों में तो कोई भी खो सके से। इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे, इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बुलास तो जी कर से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है? मैं तो बहरी कौन, यहां पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से, तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले, कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली, आज तो बहुत लहरा रहा से। मने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला, हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूं, माँ ने बापू से बात कर ली, और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली। और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली, फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार। बोले, मानोगे नहीं, ईब भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, 4 कहां तो रह रही हैं 2। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मानना है, तुम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। जो ईब भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकते हैं जी। बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग। बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों के वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी ने ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूँ, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की।
औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई। और ये प्रेम कहानी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी का आभार। भोजन करके जाएंगे सुभाष जी, अतुल जैन जी, डॉक्टर अमित जी, मुरादनगर।